नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले आपको जानकारी दे दे छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट की। तो छत्तीसगढ़ में आज अब तक 40 नए मरीज मिले हैं और 52 मरीज ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 637 हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 14 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं 3000 के पार हो गया है कोरोना संक्रमित का आंकड़ा। लेकिन राहत की बात यह है कि एक्टिव केसेस 600 के आसपास है, 637 है कुल एक्टिव केसेस और आज 52 मरीज ठीक हुए हैं। और वहीं अगर आज के कोरोना अपडेट की बात की जाए तो 40 नए मरीज मिले हैं आज छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आज 40 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ा है कुल संक्रमित का वो 3000 के पार हो गया है। लेकिन एक्टिव केसेस 637 है। राहत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो लगातार तेजी से उसमें इजाफा देखा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में रविवार से बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। शुक्रवार को परिवहन विभाग के अफसरों और बस मालिकों की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। शुरुआत में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 10% ही बस चलाई जाएंगी। बस मालिकों ने बताया कि सरकार ने उनकी नॉन यूज बसों का टैक्स नहीं लेने की घोषणा कर उनकी महत्वपूर्ण मांग मान ली है। इसके अलावा बसों का किराया बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने और अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इसके बाद उन्होंने बस चलाने का फैसला लिया है। सरकार ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद सप्ताह भर पहले ही बस चलाने की अनुमति दे दी थी, पर बस मालिक अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। इस बीच परिवहन मंत्री और परिवहन अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग हुई। उसके बाद बस मालिक तैयार हुए। मेन जो हमारी 3 मांगे थी कि टैक्स माफ, तो हमारा जून तक का टैक्स माफ हो गया है। और जो आई फार्म, के फार्म, एम फार्म का जो प्रॉब्लम था, जो छत्तीसगढ़ में नियम था कि 2 महीने से अधिक हम नहीं रख सकते थे, मजबूरन हमको नहीं भी चल रही तो टैक्स पटाना था, उस मांगों को भी उन्होंने मांग लिया। सरकार की बात भी समझते हुए और जो बाकी हमारे प्रदेशवासी हैं उनको भी हम सर्विस देने की दृष्टि से संडे को 10% बसों का ऑपरेशन हम चालू करेंगे। कमलप्रीत सिंह जी ने पूरा आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, और अच्छी बात ये रही कि मिनी बस के हमारे एसोसिएशन के लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे, चहल जी और सारे लोग। तो सारे बस, बड़े ऑपरेटर, छोटे ऑपरेटर, सारे लोग मिल करके ये निश्चय किए हैं कि संडे से हमारी गाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली पीपीई किट, मास्क और दस्तानों के निष्पादन को लेकर रायपुर में बड़ी लापरवाही देखी गई है। देवपुरी में हिमालयन हाइट्स आवासीय परिसर के सड़क के किनारे खुले मैदान में इस्तेमाल की हुई किट, मास्क और दस्तानों का ढेर मिला है। पीपीई किट में विमान कंपनी इंडिगो का स्टिकर भी लगा हुआ है, जिससे आशंका है कि मेडिकल वेस्ट एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों समेत वहां तैनात कर्मचारियों का ही है। स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं कि मेडिकल वेस्ट किसी बड़े होटल, विमानन कंपनी या एयरपोर्ट की किसी एजेंसी ने फेंका है। मौके पर पीपीई किट समेत मास्क के कचरे के बीच कूड़ा बीनने वाले बच्चे काम का सामान ढूंढते मिले, जबकि बड़ी संख्या में मवेशी भी खाना ढूंढते मिले। रायपुर में अब तक मिले संक्रमण के मामलों में सबसे ज्यादा विमान से आने वाले लोग ही संक्रमित मिले हैं। ऐसे में उनके इस्तेमाल की हुई पीपीई किट खुले में फेंकने से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। महापौर एजाज ढेबर ने मामले की जांच करवाकर संबंधित होटल या फिर एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। मास्क, किट, ग्लोव्स और एयरपोर्ट का कुछ सामान मिला है, खाने का पैकेट भी मिला है। इससे ऐसा प्रतीक होता है कि या तो एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा वहां डाला गया है या जहां पर लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया वहां के सामान को यहाँ फेंका गया है। इसका भी हम लोग हमारे अधिकारी पता लगा रहे हैं, जहां पर ये पड़ा हुआ है वहां पता लगा रहे हैं, और किसने छोड़ा, क्या है क्या नहीं। वहां पर अगर सीसीटीवी कैमरा होगा तो वहां से भी पता लगवाएंगे और इसकी कंप्लेंट पुलिस में भी करेंगे, और उसके बाद फिर जो भी होगा वो सामने में आ जाएगा और जिसने भी फेंका होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जानकारी मिलते साथ हमारी टीम वहाँ रवाना हुई है। रवाना होकर के वहाँ से सामान को उठाया गया है और इसकी अभी तहकीकात की जा रही है कि किसके द्वारा वो वहाँ ऊपर फेंका गया था, और ये पता चलेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि सरकार जब छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था मजबूत होने का दावा कर रही है तो वो बेरोजगारों और किसानों से क्या अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रही है।
उन्होंने शराब बिक्री से हो रही कमाई से जीडीपी बढ़ने पर भी तंज कसा। भूपेश सरकार पर भाजपा के हमले के खिलाफ कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह और कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी ने कहा कि तत्कालीन रमन सरकार के दौरान कुछ युवाओं ने बेरोजगारी के कारण आत्मदाह तक कर लिए थे, लेकिन रमन सिंह ने उनकी सुध तक नहीं ली। वहीं भूपेश सरकार के दौरान बेरोजगारी में भारी कमी आई है। आरपी सिंह ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि रमन सरकार के दौरान जो बेरोजगारी थी वो अप्रैल साल 2020 में बेरोजगारी 3.4% कम रही। वहीं शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी कम हुई है। यदि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है तो ये सारे नौकरियों पे बैन क्यों लगा के रखा है? क्यों छत्तीसगढ़ के नवयुवकों को बेरोजगार घूमने के लिए मजबूर किया गया? क्यों उनको 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं? ये जो वादा आपने किया था 2 साल के किसानों को बोनस देने की बात, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो वादे पहले पूरा करो जब पैसा आ रहा है। जो मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्महत्या करने वाले दिव्यांग व्यक्ति के अस्पताल का भुगतान भी नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मेरे आग्रह है कि 4 तारीख को 4 बजे 4 की संख्या में रमन सिंह जी के 4,000 पुतले फूकिए, तब शायद उनको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। भारत में बेरोजगारी का प्रतिशत 22.3% है, मगर छत्तीसगढ़ का जो प्रतिशत है वो 3.4% है। और बाजार में आज जो काफ़ी ज़्यादा चहल पहल दिखाई दे रही है, उसके पीछे मूल कारण ये है कि सबके पास समृद्धि है, 4 पैसे आए हैं और बाजार में वो परिलक्षित भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाले बेरोजगार युवक के प्रति संवेदना जताते हुए भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार का आज पुतला दहन किया। प्रदेश के कई हिस्सों में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज अपने अपने घरों के सामने प्रदेश सरकार का पुतला जलाया और धमकी दी कि अगर जल्द से जल्द बेरोजगारी भत्ता और शिक्षा व पुलिस विभाग ने नियुक्ति देना शुरू नहीं की तो वो मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेंगे। रायपुर के दंतेश्वरी चौक और रोहिणीपुरम चौक पर कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प भी हुई। वहीं चित्रकूट में भी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर बेरोजगारों से किया वादा नहीं निभाने का आरोप भी लगाया। युवा मोर्चा के प्रतीकात्मक कामों को रोका गया। अगर भविष्य में युवा मोर्चा के साथी कार्यकर्ताओं को अगर इस तरह प्रताड़ित किया गया, FIR किया गया, तो ऐसे ही सैकड़ों कार्यक्रम बड़े बड़े होंगे। पुलिस प्रशासन छूटा पड़ेगा, प्रशासनिक अमले छोटे पड़ेंगे, लेकिन अभियान नहीं रुकेंगे। ना ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला, ना ही पूर्ण शराबबंदी हुई और ना ही किसानों का कर्ज माफ हुए। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है कि कहीं ना कहीं वो बेरोजगार युवा प्रदेश सरकार से प्रताड़ित थे। जानकारी मिली कि यहाँ कोई कार्यक्रम है, हम लोग आए और इन लोगों ने पुतला जाने पर पुतला छीन लिए हैं, जलाने नहीं दिया गया है इन लोगों। मरवाही उपचुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और उपचुनाव प्रभारी जयसिंह अग्रवाल आज गोरेला पेंड्रा मरवाही के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी की। वहीं जयसिंह अग्रवाल ने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के भी आदेश दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभारी से कुछ अधिकारियों की शिकायत भी की, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए जयसिंह अग्रवाल ने मरवाही उपचुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले दंतेवाड़ा और चित्रकूट चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज कर चुकी है। उपचुनाव होगा, हमारी कांग्रेस की सरकार है। आप लोगों को मालूम है 2 उपचुनाव अभी दंतेवाड़ा का और आपका चित्रकूट का हुआ है और वहाँ पे हम लोग बड़े अच्छे ढंग से जीते हैं, तो निश्चित तौर पे मरवाही का चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कल राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। बैठक में प्रदेश के सभी जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। बैठक में सभी जिलों में कार्यालय भवनों के निर्माण पर चर्चा होगी। साथ ही जिला कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिला अध्यक्षों से मरवाही उपचुनाव और निगम मंडल की नियुक्ति पर भी चर्चा करेंगे। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल सभी जिला अध्यक्षों को सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के टिप्स भी देंगे।
इसी तरह सरकार की गोबर खरीदी को लेकर भी मुख्यमंत्री कांग्रेस नेताओं को निर्देश देने वाले हैं। बहुत जल्द ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी करने जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, रेलवे के लिए अब टीटी मार्केटिंग भी करेंगे। रेलवे पार्सल के लिए मार्केटिंग करने वाले हैं अब टीटी, और ट्रेन नहीं चलने के कारण अब रेलवे ने यह फैसला लिया है। रायपुर रेलवे डिवीजन ने 10 टीटी की लिस्ट भी जारी कर दी है। आपको बता दें, कोरोना के चलते ट्रेनें नहीं चल रही है और अब ऐसे में रेलवे विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है कि टीटी अब रेलवे के लिए मार्केटिंग भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से। स्टार, रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, अब टीटी के जरिए रेलवे मार्केटिंग भी करवाएगा। देखिए, ये जिस प्रकार से बीच में निर्णय लिया गया कि जो अपॉर्चुनिटीज, जो चुनौतियां आई है उससे अपॉर्चुनिटी तलाशनी है, उसी के तहत ये रेलवे का प्लान है। रेलवे, क्योंकि रेलवे अभी नहीं चल रही है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, सिर्फ लिमिटेड मात्रा में स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, तो टीटी जो बेसिकली जिनका मूल काम है टिकट चेक करना, वो पूर्ण रूप से खाली बैठे, और ऐसे में रेलवे उनको यूटिलाइज करना चाह रहा था। तो पार्सल की मार्केटिंग का एक नया कंसेप्ट रेलवे में है, क्योंकि कोविड स्पेशल के तहत पार्सल ट्रेनें चल रही हैं और रेलवे ने पिछले कुछ समय में देखा है कि पार्सल के लिए उनके पास बहुत सारी संभावनाएं भी हैं। तो इसके मद्देनजर फिलहाल रायपुर डिवीजन की बात करें तो 10 टीटी का चयन किया गया है जो रेलवे के लिए मार्केटिंग करेंगे। फील्ड में जाकर वो ऐसे लोगों की तलाश करेंगे जो पार्सल के जरिए अपने गुड्स को भेज सकते हैं। तो ये मूल काम है। प्रयोग के तौर पर 10 लोगों का चयन किया गया है। इसी तरीके से बिलासपुर में भी चयन किया गया है, और यदि यह प्रयोग सफल रहता है, रेलवे को पार्सल में वृद्धि होती है, तो आने वाले समय में जब तक ट्रेनें शुरू नहीं होती पूर्ण रूप से, तो इस प्रकार से टीटी का उपयोग किया जा सकता है। इसी कंसेप्ट को लेकर रेलवे ने ये फैसला किया है। शुक्रिया स्टार, पूरी जानकारी के लिए। अचानक आज सुबह लद्दाख पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान पीएम ने अस्पताल का भी दौरा किया और उन जवानों से मिले जो गलवान घाटी में हुए संघर्ष में चीन के हमले के दौरान घायल हो गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जवानों को संबोधित करते हुए पिछले दिनों संघर्ष में शहीद हुए जवानों को एक बार फिर से याद किया और उनकी वीरता को सलाम किया। साथ ही इशारों में चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग अब समाप्त हो चुका है। दुनिया के लिए विस्तारवाद सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। पीएम ने यह भी कहा कि शांति की पहली शर्त वीरता ही होती है। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में
विकासवाद ही प्रासंगिक है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। रायगढ़ के किरोड़ीमल नगर में हुई सनसनीखेज वारदात में 2 लुटेरों ने दिन दहाड़े एक कैश वैन से 13 लाख रुपए लूट लिए। बाइक सवार 2 लुटेरों ने आजाद चौक में एसबीआई की एटीएम में कैश रिफिल करने आई सीएमएस कंपनी की कैश वैन का पीछा किया। गाड़ी रुकते ही वो एटीएम पहुंचे और कैश रिफिल कर रहे गार्ड से 13 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। फिर गार्ड ने गोली मारी और जाते जाते कैश वैन के ड्राइवर की भी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के दौरान लुटेरों ने 5 से 6 राउंड फायरिंग भी की। घटना में घायल गार्ड को 3 गोलियां लगी है, जिसे गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद किरोड़ीमल नगर के पास पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। मामले की जानकारी लगते ही कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल भी घटनास्थल पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी ली। जांच के लिए बिलासपुर रेंज के आईजी दीपांशु काबरा भी रायगढ़ पहुंचे। आईजी ने कहा, जिस तरह से ये घटना हुई है उसे देखकर ये पुख्ता है कि इस घटना में पेशेवर गैंग का ही हाथ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस घटना पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई है। अचानक वो आए, फायरिंग की है, पहले ड्राइवर के ऊपर, फिर गार्ड के ऊपर। गार्ड इधर बगल वाले सैलून में भागा तो उसके ऊपर फायरिंग किए। फिर पीछे से पैसे निकाल के इधर दोनों तरफ से बंदूक दिखाते हुए ये चिरई पानी रोड जो है, आजाद चौक से चिरई पानी तरफ जो रोड जाता है खरसिया नेशनल हाईवे को पकड़ने के लिए, उस रोड की तरफ वो मुड़ गए हैं। जिस तरफ भागे हमने सब तरफ नाकेबंदी की है, ये नाकेबंदी कंटिन्यू चलेगी आगे। और कुछ लीड्स हमारे पास आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग टीमें मैंने बनाई है, टीम उनकी तलाश में लग गई है। रायगढ़ की जो घटना है कि एटीएम में पैसा जमा करने जाए, ऐसे कर्मचारी को गोली से मारे दिन दहाड़े, ड्राइवर की हत्या कर दी जाए, आखिर इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की कोई स्थिति है कि नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।